नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। हमने अपनी लास्ट क्लास में कुछ जनरल एंट्रीज के क्वेश्चंस ट्राई किए थे और आपको कुछ होमवर्क दिया था। सबसे पहले तो वही बात आपसे करूंगा कि क्या आपने इन एंट्रियों को होमवर्क में की है या नहीं। जस्ट फास्ट रिप्लाई में क्या आपने इन एंट्रियों को होमवर्क में करी है, यस या नो। यदि करी है तो आप बता दीजिए, उसमें कोई डाउट है तो उसको सॉल्व करवाते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल हमने अपना लास्ट ट्रांजेक्शन किया था 25 जून को कि 10% परचेज गुड्स फॉर 16,000 फॉर कैश एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। हमारे पास एक ट्रांजेक्शन था जिसके अंदर हमने माल खरीदा है 2%, 2% आपका कैश डिस्काउंट एंड 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट था। इस ट्रांजेक्शन को आगे बढ़ाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको लिखा है परचेज किया माल, तो हम लिखेंगे अपना पहला अकाउंट परचेज अकाउंट। और फर्स्ट अकाउंट इज परचेज। अब आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो कैश आएगा, साथ में आपका डिस्काउंट भी है, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट। इसकी एंट्री करेंगे 25 जून को आप एंट्री करोगे। जून 25 परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि आपने माल खरीदा है, और जब भी हम माल खरीदते हैं माल आता है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं। और परचेज हमारे लिए एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट मींस हम उसे डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि जब हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं मींस आपकी कैश जाएगी, यहाँ से अपने यहाँ से पैसा जा रहा है, और साथ में आपको डिस्काउंट रिसीव होगा। तो लिखोगे टू डिस्काउंट। नरेशन में आएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पे आपके दोनों डिस्काउंट आ गए, कैश एंड ट्रेड दोनों रिसीव हो गए हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड। अब मेन चीज इस ट्रांजेक्शन का अमाउंट फिलअप करना है। मेन बात इसका अमाउंट फिलअप करना है। आप अमाउंट कैसे फिलअप करोगे तो बहुत ही ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, फिर आपको कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, फिर कैश डिस्काउंट निकालेंगे। तो हम देखते हैं इसका अमाउंट कैसे निकालना होगा। आपको के पास 16,000 का माल था, तो सबसे पहले हमने 16,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, मतलब 1,600 रुपए। 16,000 में से 10% लेस करोगे 1,600 रुपए, मतलब आपका वैल्यू आ गया 14,400 रुपए। ये आपका परचेज होगा। ये जो वैल्यू आई है उसको आप परचेज में फिल करोगे 14,400। अब आपका ट्रेड डिस्काउंट जाने के बाद कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। 2% कैश डिस्काउंट है आपके पास, 2% कैश डिस्काउंट है, तो आपका अमाउंट आ गया 288 रुपीज। कैश डिस्काउंट होगा आपका 288, मतलब डिस्काउंट पे वैल्यू लिखना है 288। अब 14,400 में से 288 रुपये गया, पीछे कितना बचा? बताइए बेटा कितना होता है। जस्ट फास्ट, इसका अमाउंट कितना आएगा बताइए बेटा, निकाल के बताओ फटाफट कितना आता है। 14400 माइनस 288 कितना वैल्यू होता है? कौन? अर्पिता जी, दुर्गा जी, वर्तिका जी, फटाफट बताइए बेटा। देखो कैलकुलेशन आपको करना है, ये हमारा कैलकुलेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। आपको कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन, वैसे तो मैंने अमाउंट लिख दिया है, नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं लिखूंगा, ये पहले कह देता हूँ। अगली बार से आपको ही लिखना है, आपको ही ट्राई करना है। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। सुमित से 5% नकद छूट पर संपूर्ण भुगतान प्राप्त किया। अब देखोगे आपने पहले सुमित को माल बेचा था, इस ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है
सुमित को 32,000 रुपए का माल बेचा है। आपने सुमित को 32,000 का माल बेचा था। जब हम सुमित को माल बेच रहे थे मतलब हम सुमित के पैसा मांग रहे हैं। वो बंदा आपको पैसा दे रहा है, पैसा दिया कैसे है तो 5% डिस्काउंट पे दिया है। तो यहाँ हमारे पास अकाउंट इफेक्टिव होंगे, वो होंगे एक तो आपका कैश, सुमित और डिस्काउंट। आप एंट्री करोगे 28 जून का, 28 जून को एंट्री हो गई हमारे पास, जून 28 कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रही है, सुमित आपको पैसा दे रहा है क्योंकि हमने उसको माल बेचा था। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट डेबिट होगा, क्यों होगा? क्योंकि जब भी हम पैसा देते हैं और उस टाइम डिस्काउंट हमारे लिए इनकम होती है, लेकिन जब आपको पैसा रिसीव हो रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, उस टाइम डिस्काउंट आपके लिए लॉस होगा। और हम ये जानते हैं कि हमारे पास जितने लॉस है उन सबको आप डेबिट करते हो। तो एंट्री हो गई हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुमित, टू सुमित। समझ में आया ये? बेटा अपना ऑडियो स्टार्ट करके फटाफट रिप्लाई दीजिए, समझ में आया यस या नो? बोलो रे अर्पिता जी, समझ में आया? हाँ यस सर। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैश डेबिट क्यों हुआ? फटाफट ये जवाब दीजिए, कैश डेबिट क्यों हुआ? आपको अपना ऑडियो ऑन करके मुझे जवाब देना है, कैश डेबिट क्यों हुआ? बोलो। हाँ, कैश डेबिट क्यों हो रहा है? दुर्गा जी, व्रतिका जी, कैश कैसा अकाउंट है? कैश कैसा अकाउंट है आपके पास? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल अकाउंट, वेरी नाइस। तो रियल अकाउंट है तो रियल का रूल्स क्या होता है? क्या रूल्स होता है रियल अकाउंट का? बोलो, बिना बोले काम नहीं चलेगा। अपना वीडियो ऑन कीजिए बेटा, सभी तीनों जने अपना वीडियो ऑन कीजिए। आपका कैश डेबिट क्यों होगा? कैश डेबिट क्यों करोगे आप? हाँ, क्योंकि कैश आ रही है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं। समझने की कोशिश करो बेटा, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं। कैश आ रही है, आपकी कैश रिसीव हो रही है, इसीलिए आपको डेबिट करना है। डिस्काउंट लॉस है, खर्चा है हमारा, इसीलिए आपको डेबिट करना है। और सुमित देने वाला है, जो व्यक्ति देने वाला है उसे क्रेडिट करते हैं। अब इसका अमाउंट कैसे फिलअप करोगे? तो आप देखोगे आपके ट्रांजेक्शन में सुमित 5% बट्टे पर दे रहा है। तो सुमित को आपने माल बेचा था 32,000 का। अब मुझे बताओ 32,000 का 5% कितना होता है? फटाफट बताना। ये बेटा अपना वीडियो ऑन रखिएगा, तीनों ही सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन रखिए और इसका जवाब दीजिए फटाफट कि आपके पास 32,000 का आपने गुड सोल्ड किया था, जिसका 5% कितना होता है? कैलकुलेट करो फटाफट। बाकी लोग भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा और जस्ट फास्ट रिप्लाई करना है कि आपने 32,000 का गुड सोल्ड किया था, जिसका 5% कितना होगा? कितना होगा 5% 32,000 का? कैलकुलेशन आपकी है, आपको करनी होगी। जब तक आप खुद से इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक समझ में कम आएगा। मैं तो बता दूंगा 2 मिनट लगेगा, बाकी आप क्या करोगे? तो फिर कितना आता है 32,000? 32,000 का 5% कितना होता है? 32,000 का 5% 1,600 रुपए। आपका डिस्काउंट आएगा 1,600। अब आप इसकी एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुमित। अब आपका सुमित के अंदर तो लिखा हमने 32,000, डिस्काउंट आ गया 1,600। 32,000 में से 1,600 गए, पीछे कितने बचे? 32,000 में से 1,600 लेस करो, पीछे कितना बचेगा? 30,400 रुपए।
देखिए जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे आपको समझ में कम आएगा। मैं पहले कह देता हूं, कैलकुलेशन आपको करनी है। आपने लिखा, एंट्री करी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुमित। अमाउंट हो गया आपका 30,400 इज कैश, 1,600 इज डिस्काउंट एंड 32,000 इज सुमित। नरेशन में लिखोगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सुमित एंड डिस्काउंट अलाउड। हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। समझ में आ गया ये एंट्री? हाँ ना तो बोलो रे। समझ में आ गई? ओके, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे वाली एंट्री करते हैं। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है विज्ञापन 2,000, वेतन 8,000 व किराए के 1,600 रुपए चुकाए हैं। आप विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज है, सैलरी एक्सपेंसेज है और रेंट एक्सपेंसेज है। आप इन तीनों को एक साथ पे करोगे। आपकी एंट्री हो गई एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, चलिए जून 30 एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा खर्चा है। सैलरी अकाउंट डेबिट, ये भी खर्चा है। रेंट अकाउंट डेबिट, ये भी खर्चा है। टू कैश, क्योंकि आपका पैसा कैश में जाएगा। जब भी आप इसको पेमेंट करोगे तो आपका कैश जाएगी। अमाउंट होगा आपका 20,000, सॉरी 2,000, 8,000 और 1,600 रुपए। एडवर्टाइजमेंट का पैसा है 2,000, सैलरी का 8,000 और इसका 1,600 रुपए। तो ये हो गया आपके 11,600 रुपए। नरेशन में लिखोगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड, डायरेक्टली लिख दो बीइंग एक्सपेंसेस पेड। सारे खर्चे ही हैं इसीलिए सबको एक ही नाम से नरेशन हो गया, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। एंट्री समझ में आ गई? यस या नो? जस्ट फास्ट रिप्लाई दीजिएगा। समझ में आ गया ये? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंट्री सवाल की, बड़े ही ध्यान से समझना, सवाल पूरा हो रहा है हमारा। हमारा सवाल पूरा हो रहा है, फटाफट समझने की कोशिश करना। देखिएगा अगला ट्रांजैक्शन है आपका कमीशन 1,000 रुपए प्राप्त किया। कमीशन का 1,000 रुपए प्राप्त हुआ है। आप रिसीव कर रहे हो कमीशन को, तो कमीशन प्राप्त हो रहा है मतलब आपके लिए इनकम है। और जो इनकम है उसके लिए आप उसको क्रेडिट करोगे, एंट्री करोगे 30 जून को। जून 30 कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। नरेशन में होगा बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, आपका कमीशन रिसीव हो गया और वो हुआ है 1,000 रुपए। ठीक है, ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। आप नीचे फाइनली लाइन खींच के इसको क्लोज करोगे। एनी डाउट? सवाल समझ में आ गया आपको? यस या नो में फटाफट जवाब दे दीजिएगा बेटा, फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यस सर। कोई डाउट नहीं? ये सवाल आपको कॉपी में लिखना है, जैसे हमने कराया है वैसा का वैसा करना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कुछ नए पॉइंट इसमें भी होंगे, इसमें भी नए पॉइंट होंगे ये। ठीक है, ये आपका लास्ट प्रश्न है जनरल से रिलेटेड। इस सवाल को हम पूरा करके लगभग जनरल कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप आपको टॉपिक समझ आ रहा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, जनरल का टॉपिक वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों जनरल का इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आपके पास आगे आने वाले चैप्टर्स इस पर ही डिपेंड करते हैं।
जैसे इसके बाद आने वाला चैप्टर है लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, सब कुछ जर्नल पर डिपेंड है। यदि आपने जर्नल अच्छे से समझी है तो आपको लेजर बहुत आसान होगा। लेजर अच्छे से आएगी तो ट्रायल बैलेंस आएगा, ट्रायल बैलेंस आएगा तो फाइनल अकाउंट कर पाएंगे। इसीलिए आपका ये बेस है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर हमारे पास कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट अपना सवाल आता है कि निम्नांकित व्यवहारों से प्रकाश की जर्नल में लिखिए। मतलब आपको जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ प्रकाश। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका पंजाब नेशनल बैंक में चालू खाता खोला। मतलब हम बैंक में एक अकाउंट खोल रहे हैं, जिसके लिए आपको एक पहले तो जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। हम एक फॉर्मेट बनाते हैं, लिखते हैं ऊपर जर्नल। आप मेरे साथ का साथ एक फॉर्मेट बना लीजिए कॉपी में, ताकि आपको एंट्री लिखने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। मैं आपको एक बार फिर कह देता हूं कि यदि आपने कोई लेट क्लास ज्वाइन करी है, यदि आपने लेट क्लास ज्वाइन की है और आपके पहला काम थोड़ा बहुत बाकी है भी, तो उसका लोड न लें। आप अब करवाया जाने वाला सारा काम समय पे पूरा करें। पहले वाला काम आपको जैसे ही टाइम मिले तब कर लीजिए, या जब भी आप वापस पढ़ोगे हम आपको वापस पढ़ाएंगे उस टाइम कर लीजिएगा। बट जो आज पढ़ाया जा रहा है, जो अभी पढ़ाया जा रहा है, उसको आप सही ढंग से काम करना, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ना है, ताकि क्या है ये चैप्टर्स वगैरह आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है। अब इसके अंदर हम इसको फिल कर देते हैं, जिसमें लिखेंगे सबसे पहले डेट। सबसे पहले लिखना आपको डेट, पर्टिकुलर्स, इसके बाद आता है आपका लेजर फोलियो, अमाउंट। अमाउंट के दो कॉलम रहते हैं, डेबिट और क्रेडिट। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम एक एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोला। जब भी आप खाता खोलते हो, याद रखिएगा, जब भी हम खाता खोलते हैं तब हमारे पास दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। एक तो होता है बैंक, एक होता है आपका कैश। खाता खोला मतलब आपने बैंक में पैसा जमा कराया, और जब आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होगा। हमने बैंक में पैसा जमा कराया मींस आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा। आप एंट्री करोगे, यहाँ देखिए आपको डेट नहीं दे रखी है तो कोई आवश्यक नहीं, आप नंबर डाल दीजिएगा। फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि आपने बैंक में पैसा जमा कराया है, और बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। बैंक कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो बैंक पाने वाली हो गई, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक रिसीव कर रही है, और जो बैंक मतलब पाने वाली है, इसीलिए आपको बैंक को डेबिट करना है। सेकंड पॉइंट, कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ से कैश जाएगी। जब हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो बैंक में पैसा जाएगा, अपने यहाँ से पैसा जाएगा। तो जाएगा मतलब आपको बैंक कैश को क्रेडिट करना है। अमाउंट है आपके पास 1,00,000 रुपए। आप यहाँ अमाउंट फिलअप करोगे 1 लाख। आपका यहाँ पे अमाउंट फिलअप हो गया 1 लाख। ठीक है। अब आप नरेशन में दिखाओगे बीइंग ए बैंक अकाउंट ओपनड इन पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, आपने एक बैंक अकाउंट ओपन कर दिया। कौन सी बैंक में किया है? पंजाब नेशनल बैंक में। ये एंट्री समझ में आ गई? यस या नो में जवाब दीजिए बेटा फटाफट, जस्ट फास्ट। एंट्री यस समझ में सर। आ गई? वर्तिका जी आपको? दुर्गा जी क्लियर? कोई डाउट नहीं बेटा? रिप्लाई जस्ट फास्ट दीजिए। ओके ओके, यस सर, आ गए। हाँ रिप्लाई फटाफट देना। ठीक है, चलिए अगली ट्रांजेक्शन। एक ग्राहक को 20,000 रुपए का नकद माल बेचा तथा 10% बिक्री कर वसूल किया। देखो एक वर्ड आया सेल टैक्स, एक वर्ड आ रहा है सेल टैक्स। बिक्री कर को इंग्लिश में बोलते हैं सेल टैक्स। पहले तो हम बात करते हैं टैक्स क्या होता है। टैक्स को हिंदी में बोलते हैं कर। देखो ये पैसा सरकार अपने से लेती है, इतना तो आपको पता ही होगा।
हम टैक्स सरकार को देते हैं, सरकार हमें जो सुविधा देती है, जितनी भी सुविधाएं मिलती है हमको, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे कैसी भी सर्विसेज है, गवर्नमेंट जो आपको सर्विस दे रही है उसके बदले में हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। ये तो आपको पता है, यस या नो? आर यू नो Yes, अबाउट sir. टैक्स? जानते हो ना टैक्स के बारे में? Yes, sir. हाँ, तो ये पैसा हमको सरकार को देना पड़ता है। अब आपको पता है, आपने कोई सामान खरीदा होगा, जनरली जो बॉक्स मतलब एक पैकिंग आइटम होती है उस पर एक एमआरपी लिखी होती है, देखिए आपने एमआरपी? हाँ या ना में जवाब देना Sir. बेटा। देखिए ना आपने एमआरपी? तो Yes, उस, sir. हाँ, एमआरपी के साथ में ब्रैकेट में लिखा होता है ऑल टैक्स इंक्लूडेड, लिखा हुआ आता है ना, ऑल टैक्स इंक्लूडेड, मतलब इसमें सारे टैक्स जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है, सरकार आपसे टैक्स लेती है, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप वस्तु बेच रहे हो, बेचने का सरकार टैक्स लेती है, और ये टैक्स आपको सरकार को देना होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने, ये दुकान है, इस दुकान से आपने कोई सामान खरीदा है, लेकिन आप इस सामान के बदले में टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देते, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते, हम इस दुकानदार को देते हैं, हम यहाँ से इसको देते हैं, ये व्यक्ति आपके गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। इस टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जनरली हमारे पास में ये सिस्टम आता है कि आप अपने आप को एक व्यापारी समझिए, व्यापार समझिए। व्यापार क्या करता है, कस्टमर से टैक्स लेता है, गवर्नमेंट को देता है। एनी डाउट? व्यापारी क्या करता है, कस्टमर से टैक्स लेगा और गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो हमने क्या किया, एक कस्टमर को 20,000 का माल बेचा था, जिस पर 10% टैक्स, सेल टैक्स लिया है। ये सेल टैक्स आपको सरकार को देना है, आपका नहीं है। ये पैसा हमको सरकार को देना है। किसको देना है? ये पैसा किसको देना है? बोलो बेटा, किसको देना है? जवाब तो दो रे। किसको पैसा दोगे सर? ये टैक्स का पैसा किसको दिया जाता है अर्पिता जी? Government. गवर्नमेंट को। वेरी नाइस। गवर्नमेंट हाँ, गवर्नमेंट हम को। गवर्नमेंट को देते हैं। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से खाते इफेक्टिव हो गए? एक तो होगा कैश, एक होगा सेल्स, और एक होगा सेल टैक्स। अपने पास 3 खाते इफेक्टिव हो गए, कैश, सेल्स और सेल टैक्स। तो हम इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड एंट्री हो गई हमारी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा कैश आ रही है, टू सेल्स, टू सेल टैक्स। सेल टैक्स क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये पैसा आपको सरकार को देना है। हमने लोगों से तो ले लिया, लेकिन हमको पैसा सरकार को देना होगा, इसीलिए हमारे लिए एक प्रकार से लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटी हमारे लिए हमेशा क्रेडिट होती है। तो 20,000 माल था, 20,000 का माल था, जिसका आपने 10% सेल टैक्स लिया है। तो 20,000 का 10% 2,000 होता है। टोटली आपको पैसा आया होगा 22,000। हमने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू सेल टैक्स। एनी डाउट? नरेशन में लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड एंड सेल टैक्स कलेक्टेड। बीइंग गुड सोल्ड एंड सेल टैक्स कलेक्टेड, आपने सेल टैक्स कलेक्ट किया है। एनी डाउट? एंट्री आ गई समझ में? यस या नो? एंट्री समझ में आ गई? यस सर। वेरी नाइस। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। चंद्रदेव से 12,900 रुपए का चेक प्राप्त हुआ, उसे 300 रुपए छूट दी, चेक उसी दिन बैंक में जमा करा लिया। देखिए, आपने चेक सेम डे बैंक में जमा कराया है, तो आपका अकाउंट इफेक्ट होगा बैंक। जब चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ तो आपका अकाउंट होगा बैंक। साथ में आपने छूट दी है, मतलब डिस्काउंट, और एक होगा आपका चंद्रदेव। ठीक है, अब हम देखते हैं एंट्री क्या हो गई। तो थर्ड एंट्री हो गई हमारी। बेटा ये एंट्रियां कोशिश कीजिएगा साथ का साथ लिख दीजिएगा, पॉसिबल हो तो
ताकि क्या आपको समझने में आसानी रहेगी, डबल वर्क नहीं करना पड़ेगा। और इस काम को, जो भी आप काम कर रहे हो, आपको अपने गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है। वैसे गूगल क्लासरूम में अपलोड करना आपको पता होगा, मैं क्लासरूम का कोड मैं आपको भेज दूंगा, पहले तो मैंने भेजा हुआ है, फिर भी मैं वापस उसे सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमने चेक रिसीव किया था और उस चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा लिया। यदि आप उस दिन जमा नहीं कराते तब आप उसकी जगह कैश लिखते, बट हमने चेक सेम डे डिपॉजिट कराया है, इसलिए आपको बैंक लिखना है। सेकंड पॉइंट, हम चेक रिसीव कर रहे हैं इसलिए डिस्काउंट लॉस होगा। छूट कहो या बट्टा कहो एक ही बात है, डिस्काउंट लॉस है, इसलिए आपको डेबिट करना है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू चंद्रदेव। चंद्रदेव हमारे लिए देने वाला है, चंद्रदेव ने आपको दिया है, इसलिए आपको क्रेडिट करना है। अब अमाउंट होगा 12,900 रुपए का चेक प्राप्त हुआ, इसलिए आपको अमाउंट में डालना है 12,900। 300 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया तो 300 रुपए आपका डिस्काउंट और 13,200 रुपए आपके चंद्रदेव में लिखे जाएंगे। एनी डाउट? ये एंट्री समझ में आ गई? ये एंट्री समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ओके बेटा, ओके। नरेशन लिखोगे आप इसका, being check received from चंद्रदेव and discount allowed, check sent to bank on same day। आपने चेक बैंक में उसी दिन भेज दिया। क्लियर? कोई डाउट? अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, समझ में आ गया ये? अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका क्या कहता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये एंट्री समझ में आ गई जो अभी हमने करी है? बेटा चेक उसी दिन बैंक में नहीं भेजा होता तो कौन सा अकाउंट डेबिट करते? कौन सा अकाउंट डेबिट करते? बोलो। चलिए नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन है, 1,00,000 रुपए की मशीन खरीदी, चेक से भुगतान किया, मशीन पर स्थापना व्यय चुकाया। आपको याद होगा हमने बताया था कि जब भी हम कोई असेस्ट परचेज करते हैं उसके साथ उसका इंस्टॉलेशन चार्ज, जब तक उसकी स्थापना नहीं होती उस पर किया जाने वाला सारा खर्च उसके कॉस्ट में ऐड होता है। मतलब आपका जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो आपको अलग से पेमेंट नहीं करना, उसके साथ ही लिखना है। तो नेक्स्ट एंट्री हो गई हमारी नंबर 4, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपने मशीन बैंक से चेक से पेमेंट किया है और जो आपका स्थापना व्यय है वो कैश पेमेंट हुआ है। लिखा ना आपको कि मशीन खरीदी जिसका भुगतान आपने चेक से किया है, मतलब आपको पेमेंट करना है बैंक से, टू बैंक लिखना है। और साथ में आपको लिखा है कि स्थापना व्यय नकद चुकाए, कैश पेमेंट किया है, जो कैश पेमेंट हुआ है उसके लिए आपको कैश क्रेडिट करना है। मशीन एक रियल अकाउंट है, इसलिए आपको डेबिट करना है 1,06,000, क्योंकि मशीन आ रही है जिसकी कॉस्ट हो गई 1,06,000। 1,06,000 क्यों आया? क्योंकि आपने 1,00,000 रुपए तो मशीन का पेमेंट कर दिया और 6,000 आपने स्थापना व्यय चुकाया है। स्थापना व्यय मशीन के नाम से ही लिखा जाएगा। नरेशन लिखोगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड इंस्टॉलेशन चार्ज पेड
ये आपको इसका नरेशन लिखना होगा। बिना नरेशन की एंट्री पूरी नहीं मानी जाती है, को बड़े ही ध्यान से समझना है। नेक्स्ट आगे वाले प्रश्न का स्क्रीनशॉट लो। वैसे ये प्रश्न आपके लिए कल ही होमवर्क में था, फिर भी वापस देख लीजिएगा। इस सवाल को हम नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। जहां तक आपको अपने नोटबुक में इसको कंप्लीट करना है, यदि कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। धन्यवाद।